ठीक है, तो अब देखो, अभी जैसे ये टॉपिक है आपका जो चैप्टर है, इट्स ऑल अबाउट फ्लूइड। किसके बारे में? तो अपने को जनरली जो फ्लूइड के बारे में पढ़ना है, फ्लूइड का जो आपका नेचर हो सकता है वो क्या हो सकता है? इसमें तीन चीज़ों पे मुख्य फोकस किया जाता है। एक तो होता है स्टैटिक फ्लूइड, मतलब रुका हुआ। ठीक है, अभी तक अपन ने जितने भी प्रेशर वगैरह पढ़े थे उन सब पे फ्लूइड क्या था? रुका हुआ था। उसके बाद फिर एक होता है, किस पे बात की जाती है? डायनामिक फ्लूइड। किस पे? डायनामिक फ्लूइड। हाँ, मतलब काइनेमेटिक अलग होता है, डायनामिक का मतलब होता है समथिंग विच इज चेंजिंग। ठीक है, डायनामिक मतलब चलता हुआ फ्लूइड, मतलब अब जो आपका फ्लूइड रहेगा वो क्या रहेगा? मोशन में रहेगा। ठीक है, इसमें अपन जनरली बात करते हैं किसकी? स्ट्रीमलाइन की। किसकी? स्ट्रीमलाइन क्या होता है इसकी बात अभी अपन जस्ट कर ही रहे हैं। और तीसरी बात करते हैं हम इसमें विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन। ठीक है, पर आपको याद होगा कि हम इन दोनों की बात कर चुके हैं इसके पहले वाले केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, थोड़ा सा फिर भी मैं एक बार यहाँ पे आया है तो उसको समझा दूंगा। तो स्टैटिक की बात अब लोग हम कर चुके। स्ट्रीमलाइन फ्लो में, मतलब डायनामिक फ्लो में चलता हुआ जब भी कोई फ्लूइड है, इसके बारे में बात करनी। सबसे पहले तो इसकी क्या डेफिनेशन फिजिक्स बताता है, उसके बारे में क्या बोलता है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा जिसको बोलते हैं बर्नौलिस थ्योरम। एसटी सरफेस टेंशन, बर्नौलिस थ्योरम। इसमें किसकी बात करेंगे अपन? बर्नौलिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मान के चलो कि ये हर बच्चे के लिए स्कूल में एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बर्नौलिस थ्योरम। ठीक है, मतलब बर्नौलिस थ्योरम क्या होती है उसके बारे में बात की जाएगी। फिर बर्नौलिस थ्योरम की एप्लीकेशन ही पढ़ना है, मतलब अल्टीमेटली हमें डायनामिक फ्लूइड में पूरा फोकस किस पे करना है? बर्नौलिस थ्योरम। बर्नौलिस थ्योरम के फिर हम दो एप्लीकेशन देखेंगे। एक होता है आपका टॉरिसोलिस प्रिंसिपल, हाँ टॉरिसोलिस लॉ, और दूसरा होता है हमारा वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं इसके, मतलब टॉरिसोली लॉ से एक और चीज़ जुड़ी हुई, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। स्पीड ऑफ एफ्लक्स, स्पीड ऑफ एफ्लक्स क्या होता है अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा वाला क्या है? ठीक है, ये वेंचुरी मीटर, स्पीड ऑफ एफ्लक्स, वेंचुरी मीटर, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर सरफेस टेंशन, अच्छा इसमें एक और चीज़ पढ़ी जाएगी, सरफेस टेंशन शुरू हो जाएगा। फिर क्या शुरू हो जाएगा अपने? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के अंतर्गत अपन सरफेस टेंशन क्या है ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में अपन पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन सोप बबल। इसी में हम बात करेंगे किसकी? सोप बबल की, सोप बबल और फिल्म। ठीक है, क्या होता है ये सब अपन जब डिटेल में बात करेंगे, इसके ऊपर आएंगे तब बात की जाएगी। ठीक, तो ये पूरी एक थीम है जिसके ऊपर अपने को बात करनी है। तो इसमें और सरफेस टेंशन में और भी चीज़ें आएंगी आपकी। हम इसमें ग्लास में भरे हुए किसी लिक्विड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि उसका जो सरफेस होता है उस पर कितना टेंशन लगता है। चलो, तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डायनामिक, जिसको हम बोलते हैं चलता हुआ फ्लूइड। अच्छा, हमारा जब प्रेशर था, हम जब स्टैटिक की बात करते थे तब आपने इस पी पॉइंट पर प्रेशर दिया था कि भैया अगर यहाँ पे इतना फ्लूइड भरा हुआ है तो कितनी हाइट पर है? एच हाइट पर है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है पी ए। इसको आपने बताया था कि पी इज इक्वल टू पी ए प्लस, इसका अगर डेंसिटी रो है तो रो जी एच करके कुछ यहाँ पर आता था। ठीक है, अब जो ये था, इसमें कंडीशन ये थी कि हमारा फ्लूइड क्या होना चाहिए था? रेस्ट में था। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं डायनामिक फ्लूइड की, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है पहले उसको हम समझ लेते हैं।
तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा चलता हुआ फ्लूइड, सभी ने देखा है, पानी झरने का, नदी का, आपके नल का, ठीक है, ये सब बहता हुआ पानी है, ठीक है। तो रुका हुआ पानी और बहता हुआ पानी, दो तरीके से आपने चीज़ों को देखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम जब भी बात करते हैं तो हम जो बात करेंगे वो फ्लूइड कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड, मतलब जो बहने वाला पानी है, मतलब बहने वाली जो भी फ्लूइड है वो क्या होना चाहिए, आइडियल। आइडियल फ्लूइड की 3 कंडीशन होती है, कितनी, 3 कंडीशन। सबसे पहला ये क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। पहला क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल, ठीक। इनकम्प्रेसिबल का मतलब अपन पहले भी बात कर चुके थे कि आप इसमें डेंसिटी में चेंज नहीं कर सकते हो। दूसरा नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस इसका मतलब क्या है, ये क्यों होना चाहिए, ये जब विस्कोसिटी पढ़ेंगे तब अपन बात कर लेंगे, ठीक है। विस्कस का मतलब तो आपको मैंने शुरू में बताया था, विस्कस अगर होगा ना तो क्या होगा, ये एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम, आपको पता है ना, सबसे ये यहाँ पर लिक्विड होता है, इसकी वेलोसिटी क्या रहती है, 0। अगर इसमें विस्कोसिटी रहेगी तो ये फ्लूइड क्या होगा, फ्लो होने में क्या होगा, यहाँ पर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या मानते हैं कि ये क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। हालांकि ऐसा 100% पॉसिबल होता नहीं है, और कुछ ना कुछ तो विस्कोसिटी सबकी रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरी चीज जो अपन ने बात की थी, इररोटेशनल। इररोटेशनल होना चाहिए। इररोटेशनल का मतलब क्या है, जैसे पानी ऐसा चलता हुआ रहना चाहिए, ऐसा घूम के ऐसा भंवर बनता है ना कई बार, ऐसा सर्कल टाइप से हो जाता है ना, तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, इररोटेशनल होना चाहिए। हाँ, इररोटेशनल होना चाहिए। तो मतलब जब अपन बात करेंगे तो ये कंडीशन फुलफिल होगी आइडियल फ्लूइड की। अब अपन देखते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है, एक जैसा चल रहा है। पहली चीज तो स्टेडी फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो इज ए स्टेडी फ्लो। जैसे मान लो ये पर्टिकुलर एक सरफेस मैंने लिया है, यहाँ पे पानी बह रहा है और ये कुछ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर कुछ एक क्रॉस सेक्शन A1 है और एक क्रॉस सेक्शन क्या है, A2। एक पॉइंट लिया लेटस से, ये 1 वाला और ये क्या 2 वाला, ठीक। अब यहाँ पर 1 वाले पॉइंट पर अगर लिक्विड आया तो उसकी वेलोसिटी कितनी, 1 V1, और इस पे जो लिक्विड आया उसकी वेलोसिटी कितनी, V2। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो उसको मानते हैं हम। अच्छा, ये बात तो है कि लिक्विड की अपने आप में अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह पर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, क्यों, कहीं कहीं पे मोटा, कहीं पे पतला, कहीं पे हो सकता है कुछ चेंजेस आ रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, देन एट दैट टाइम देयर वेलोसिटी में चेंज। पर अगर मान लो, जैसे मान लेते हैं अपन ये 5 पार्टिकल से अपना पानी बनाए, कितने, 5, इसमें तो अरबों खरबों होंगे कुछ, ठीक है। तो अगर पहला पार्टिकल इस जगह पे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी, V1। दूसरा पार्टिकल भी इसी जगह पर, इसी स्थान पर आया तो भी उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, V1। तीसरा पार्टिकल भी बहते हुए इसी स्थान पर आएगा तो भी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, V1। चौथा पार्टिकल भी इसी स्थान पर आया बहते हुए तो भी कितना होना चाहिए, V1। और 5वां भी बहते हुए इधर आया तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए। अच्छा, ये V1 वेलोसिटी से आएगी, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रहना चाहिए, V1। समझे कि नहीं समझे। अच्छा, इस पर आने को पॉइंट है, इससे कितने हैं, बहुत सारे पॉइंट है। आप मतलब वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिक्विड की क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जो उसके पहले वाले पॉइंट की थी। मतलब आने अगले वाले पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है, जो अगला आपका पॉइंट आ रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, उसके पिछले वाले पॉइंट की वेलोसिटी के बराबर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अच्छा, ये वेलोसिटी यहाँ पर बदल जाएगी, तो यहाँ पर भी ये 5 पार्टिकल यहाँ पर आएंगे, एक पार्टिकल जो गुजर गया, ठीक है, ये 5 वापस से देखो पीछे से वापस से आएंगे, तो पहले वाले पार्टिकल की V2 मान लेते हैं, इसकी V2, दूसरे वाले की भी क्या होनी चाहिए, V2, इसकी भी V2, इसकी भी V2, और ये भी सब जब पास होंगे इस पॉइंट से तब भी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, V2। आई कैन टेक सम मोर पॉइंट्स आल्सो, सम फ्यू अदर लोकेशंस आल्सो, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम इज इनफ, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना, क्या, जैसे V2 जहाँ पर
वेलोसिटी चेंज हो रही है, जस्ट एक पॉइंट पहले भी बना है। नहीं नहीं, ये पॉइंट यहाँ नहीं, मतलब यही पॉइंट वापस यहाँ पे आएगा तो उसकी सेम डायग्राम है, मतलब उसको डायग्राम को ऐसा मत समझो इसको। ये पॉइंट वापस से यहाँ पे आएगा तो भी इसकी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, v2 ही होना चाहिए। ये पॉइंट भी वापस यहाँ पे आएगा, कूद के तो आएगा नहीं ना, क्या आएगा, ऐसे चल के ही आएगा वो। ठीक है, कई बार क्या है, मतलब ऐसा लगता है कि फिजिक्स में कि यार सर आपने डायग्राम बनाया तो इसका मतलब वो जंप करके आ रहा है, कूद के नहीं आ रहा है, वो चल तो ऐसे ही रहा है पानी। ठीक है, और सेम पानी वापस से क्या आएगा, यहाँ से कैसे भी बहते हुए इधर से अगर आ रहा है, कोई भी आए, कोई मतलब नहीं अपने को पीछे वाले पार्टिकल यही 5 है कि कोई दूसरे पार्टिकल 5 अदर है, उससे कोई मतलब नहीं है। पानी तो क्या है, घूमता फिरता है ना, सब मॉलिक्यूल इधर से उधर टकराते रहेंगे एक दूसरे से, तब इधर उधर से जैसे भी आएगा, अगर आएगा इस रास्ते से तो इस रास्ते पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जो उसके पहले वाले पॉइंट की थी। तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे मोशन को अगर कुछ पढ़ रहा है तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि ये कैसा फ्लो है इसका, स्टेडी फ्लो। कैसा फ्लो है, स्टेडी फ्लो। और इसी फ्लो को अपन बोलते हैं लेमिनार फ्लो। क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। नहीं नहीं, मैं इसकी डेफिनेशन जरूरी नहीं है, स्ट्रीमलाइन फ्लो मैंने इसको समझा दिया आपको। ठीक है, स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो समझ गए। चलो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे उसका पाथ तो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे पानी का क्या है, कोई जरूरी है क्या जैसा है वैसा ही पाथ है। एक पर्टिकुलर पानी का पाथ, जैसे मान लो ये कोई पाथ चल रहा है ऐसा, लेट अस से अलग अलग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं ना, तो आपको मान लो इस पॉइंट पर क्या निकालना है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो इस पे क्या निकाल लो, इसका टेंजेंट निकाल लो। क्या निकाल लो, टेंजेंट। तो ये जो भी टेंजेंट देगा ना आपको, तो टेंजेंट से इसकी डायरेक्शन निकल जाएगी और जिस भी स्पीड से बह रहा होगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पे भी क्या निकाल लो, इसका टेंजेंट निकाल लो। अब टेंजेंट तो आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, जैसे इस पॉइंट पे निकालना तो टेंजेंट क्या निकलेगा, कुछ इस तरफ। ठीक है, टेंजेंट कभी भी काटता नहीं है कर्व को, कुछ ऐसा चिपकता हुआ निकलेगा। तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी कहाँ से निकल जाएगी, उसके टेंजेंट से निकल जाएगी। यही चीज़ आपको यहाँ पर बुक में भी बता रखी है। क्लियर है, तो आप डायग्राम देखोगे तो आपको बुक में डायग्राम पता चल जाएगा। तो दिस इज अबाउट दी स्ट्रीमलाइन फ्लो, समझ गए। एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो मतलब डिस्टर्ब फ्लूइड है। टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है, डिस्टर्ब फ्लूइड। और डिस्टर्ब फ्लूइड का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर वेलोसिटी कभी v1 है तो वेलोसिटी क्या है, v2 एंड सो ऑन, इस तरीके से, और वेलोसिटीज में डिफरेंस इसमें रहेंगे। ठीक, अच्छा, तो अपने को क्या है कि ज़्यादा डिटेल में नहीं है। हाँ, एक और चीज़ है, स्टेडी फ्लो इज अचीव्ड एट लो स्पीड। अगर स्पीड बढ़े, टर्बुलेंट फ्लो कब हो जाएगा, जब पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से, जैसे आपने देखा होगा पानी, नल से निकलने वाला पानी अगर बहुत तेज़ स्पीड होती है तो क्या होता है, वो इधर उधर फेंका जाता है। मतलब उसका मतलब क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में फिर अपना क्या है, होश खो बैठता है। तो मतलब वो स्टेडी फ्लो नहीं रहता है उस समय वो क्या हो जाता है हमारा, टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो समझ गए। लिखना है क्या इसको, पॉइंट कुछ लिखाऊं कि समझ गए, चलो लिख लो। स्टडी स्ट्रीमलाइन फ्लो में लिख लो एक एक लाइन में। एट एनी पॉइंट इन स्पेस, at any point in space the velocity of fluid molecule at any point in space the velocity of fluid molecules remains constant with time. At any point in space the velocity of fluid molecules remains constant with time. सेकंड पॉइंट 2 पॉइंट में लिख लो, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। और दूसरा, एनी पार्टिकल फॉलोज द पाथ ऑफ प्रीवियस पार्टिकल। एनी पार्टिकल फॉलोज द पाथ ऑफ प्रीवियस पार्टिकल। ठीक है, तो इस तरीके से बहने वाली चीज़ों को अपन क्या बोलते हैं,
स्ट्रीमलाइन फ्लो। अच्छा, टू स्ट्रीमलाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक पॉइंट लिख लो, टू स्ट्रीमलाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू स्ट्रीमलाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब क्या समझते हैं सर इससे हम? दो पैरेलल, अगर दो स्ट्रीमलाइन चल रही है, अच्छा स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या हो गया? ऐसे बहुत सारी पानी के अंदर ऐसी हजारों करोड़ों क्या होगी, हजारों करोड़ ऐसी क्या बन के चल रहा होगा, पानी ऐसा बहता हुआ होगा, है ना। तो अब जैसे मान लो कि दो स्ट्रीमलाइन है, एक अगर ऐसी है और एक स्ट्रीमलाइन कैसी है, ऐसी चल रही है, तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन? इंटरसेक्ट। अपने को समझ नहीं पड़ता, जब पानी बहता है तो अपने को दिखता है कि देख स्ट्रीमलाइन सर ने बताई जा रहा है, नहीं वो कुछ समझ नहीं आएगा हमको, ठीक है। पर एक्चुअल में जो फिजिक्स बताता है हमें, जब हम स्टडी करना होता है तो हम कुछ चीज़ें उसके इस टाइप से फ्लो को डिस्कस करते हैं कि जो बह रहा है वो इन सारे रूल्स को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। मतलब उसका एक पार्टिकल, उसका पुराना आने वाला पार्टिकल, नया आने वाला पार्टिकल पुराने वाले पार्टिकल को पाथ फॉलो कर रहा है जो पहले गया था। इसका मतलब सब एक ही रास्ते से जा रहे हैं। नहीं तो होगा क्या, जैसे एक पानी इधर से इधर बह रहा है और एक पानी इधर से इधर बह गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पानी के रास्ते क्या हो गए, कट गए। हालांकि अपने आप में भी ये एक स्ट्रीमलाइन है और अपने आप में भी ये क्या है, स्ट्रीमलाइन होगी, पर एज अ होल ये चल तो साथ में रही थी। आप एज अ होल इसको स्ट्रीमलाइन नहीं बोलोगे, क्योंकि पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इनके इंडिविजुअल पार्ट्स को आपने स्ट्रीमलाइन यूँ बोल दिया, पर आपने अगर दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो खैर इसकी बात नहीं करना अपने को। अपन को तो ये समझ गए कि हाँ, एक स्टेडी फ्लो को अपन क्या बोल रहे हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्टेडी फ्लो इज द स्ट्रीमलाइन फ्लो, जहाँ पर हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और हर अगला आने वाला पार्टिकल पिछले पार्टिकल के जैसा ही पाथ फॉलो करेगा। दो स्ट्रीमलाइन अगर एक दूसरे को काटेगी तो यहाँ पर वेलोसिटी के कितने वो निकल जाएंगे, टेंजेंट दो। मतलब एक पॉइंट की कभी भी दो वेलोसिटी हो सकती है क्या, बताओ? मतलब एक इधर भी हो और एक इधर भी हो। अगर दो स्ट्रीमलाइन कट जाएगी तो इसके दो टेंजेंट हो जाएंगे, मतलब एक ये और एक कैसा ये। मतलब एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट बन गए, दो टेंजेंट बनने का मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई, दो। क्या एक पॉइंट की दो वेलोसिटी हो सकती है? नहीं, ठीक है। तो इसीलिए दो स्ट्रीमलाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बात समझ में आ रही है? वैसे आपने 10th में पढ़ा था मैग्नेटिक लाइन्स, अगर आपको याद हो, दो मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से निकलती, साउथ से आपकी नॉर्थ टू साउथ फ्लो होती है, और अंदर क्या जाती है मैग्नेट के अंदर, साउथ से नॉर्थ जाती है। और कभी भी दो नहीं, ये हाँ वही तो बता रहा हूँ, डायग्राम था, वही डायग्राम था। और आपकी कभी भी ऐसी एक क्वेश्चन था वहाँ भी 10th में भी कि दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती थी। मतलब दो आपकी मैग्नेटिक लाइंस कभी भी दो एक पॉइंट पर क्रॉस नहीं करती थी, ठीक है। तो सेम रीजन वहाँ भी वही देते थे कि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कितने डायरेक्शन हो जाते हैं, दो डायरेक्शन हो जाते हैं। मतलब एक पॉइंट के कितने डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का पर्टिकुलर एक पॉइंट पर क्या होता है, एक ही डायरेक्शन होता है। उसमें भी टेंजेंट यूज़ करते थे हम, हालांकि उस डिटेल में अपन गए नहीं थे, पर वहाँ पर ये पॉइंट जरूर बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पर दो डायरेक्शंस हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है एक पॉइंट पे। ठीक वही रीज़न यहाँ पर भी लागू होता है कि दो स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा याद रखें। उसका आंसर भी दे देंगे, लिख देंगे अपने मन में, ठीक है। इफ दे डू सो देन देयर विल बी two directions, two velocities, which is not possible, ठीक है। एट अ पॉइंट ओनली सिंगल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज पॉसिबल। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। किसको बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो इक्वेशन आएगी ना, इसके बीच में जो डिराइव होगी वो कई बार यूज होगी, इसलिए इसको समझ लेना। मैं बताऊंगा कि इसको ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि देखो ये यूज हो रही है, ठीक है।
सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको अपन, इससे मतलब क्या है। तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, आपने अपनी रियल लाइफ में भी फील किया होगा। जिसे इसको जनरली डायग्राम से ही बताते हैं, ठीक है। एक कुछ पाइप है, पाइप अपने बुक वालों ने ऐसा पहले पाइप बना देते हैं। ऐसा मोटा पतला पाइप है कुछ, ठीक। और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये गोले क्या बता रहे हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। मान लेते हैं इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, A1, और ये जो फ्लूइड यहाँ से जाएगा, जो कि स्ट्रीमलाइन के हिसाब से जाएगा, ऐसा पैरेलल पैरेलल जाएगा। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है? फ्लूइड कैसा जाएगा? सब पैरेलल जाएगा, क्लियर है। तो ये सब यहाँ से जाएगा रास्ते से, वही का वही फ्लूइड क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लिया, A2। यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी कितनी है, V1। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी फ्लूइड की कितनी है, V2। समझ में आया? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो रहेगी वो बनेगी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अब ये क्या होता है, हाँ डायग्राम बना लो और ये इक्वेशन लिख लो, इसका डेरिवेशन है 2 लाइन का। समझ में आया? अच्छा, अब ये बोलता क्या है, मतलब इसका मतलब तो समझे। मतलब इस लाइन से आप क्या समझ रहे हो? डायग्राम बनाना और बस केवल लिख लेने से समझ में तो नहीं आता है, इसका हमें फील भी लेना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जैसे आप कई बार जैसे आपने पाइप से आपके पौधों में पानी दिया होगा, या फिर आपकी व्हीकल्स वगैरह उनको वॉश किए होंगे, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर दोनों तरफ एरिया क्या है, इक्वल है, ठीक है। अच्छा, जितना पानी इधर से जिस स्पीड से निकल रहा है, सेम स्पीड से पानी इधर भी निकलेगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों क्या है, बराबर है। नहीं समझे? देखो यहाँ पर पुट करो, अगर A1 और A2 क्या है, दोनों बराबर है, तो क्या होगा, A1 V1 इज इक्वल टू A1 V1, मतलब A2 की जगह भी क्या रख सकता हूँ, A1 रख सकता हूँ। A1 A1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी क्या मिलती है, V1 इज इक्वल टू V2। नहीं आया समझ में? ठीक है। अब मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, 5, और इसका भी कितना था, 5, ठीक। और यहाँ पर जो फ्लूइड बह रहा था उसकी वेलोसिटी थी कुछ 2 मीटर पर सेकंड। मन से कुछ भी मान लेते हैं, अब क्या करें। अब आपने क्या किया, यहाँ पर पाइप को पिचका दिया। अपनी आदत होती है ना, अपन क्या करते हैं, ऐसा दबाते हैं, और किसी को छींटने के लिए होली वगैरह के दिन इस टाइप से करते हैं। या फिर आपने मतलब इसको किसी भी चीज़ के लिए ऑब्जर्व किया ही होगा। तो आप देखते हो यहाँ पर कि अब आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, पहले 5 था, तो 5 से लेटेस्ट से कितना हो गया, 1 2 कुछ भी ले ले, चल 1 ले ले, ठीक है। तो क्या आपकी वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी? क्या आपने फील किया? बिल्कुल फील किया है। आपकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी को ही क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कि एरिया अगर घटेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में जितना पानी इधर से निकला उतना पानी उसको उधर से निकलना ही है, नहीं तो पाइप फट जाएगा। नहीं समझा? अरे 10 सेकंड मान ले, 5 सेकंड मान ले, डेल्टा टी टाइम मान ले, चल डेल्टा टी टाइम में अगर इतना पानी निकला, डेल्टा टी टाइम में ये पानी कहाँ पे जमा हो गया, यहाँ पे। कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, ये इधर डेल्टा टी टाइम में। तो सेम पानी को क्या करना पड़ेगा बेटा, इधर से निकलना पड़ेगा। हो सकता है इधर का पानी कम हो क्योंकि इधर जगह चौड़ाई ज़्यादा है, बाकी मास तो उतना का उतना ही बनेगा। हाँ, उसमें कम हो जाएगी वेलोसिटी। ये तो केवल डायग्राम है, फिगर का रिप्रेजेंटेशन कैसा भी। अब यहाँ पे पाइप के चौड़ा कर दूंगा मैं तो दोनों कर सकते हैं ना हम तो। अच्छा, यहाँ से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो इधर 2 मीटर पर सेकंड से पानी बह रहा है,
मैंने बोला बताओ इधर V2 कितना होगा, अब ये V1 से बदल के कितना हो जाएगा V2। तो आप फटाक से ये इक्वेशन लगा के बता दो V2 कितना हो रहा है। 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, पुट कर लेंगे। A1 कितना है 5। अच्छा अगर वो इधर रेडियस दे देता, क्या दे देता, पाइप की रेडियस दे देता, तो एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि पाइप कैसा है सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो वो रेडियस मत रखना, उससे रेडियस से क्या निकालना, आप एरिया निकालना, ठीक है, एरिया निकाल देना। आ रही बात समझ में। तो हालांकि वो पाई के फॉर्म में निकालना, क्योंकि इधर पाई और इधर पाई दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आप उसको पूरा पूरा कैलकुलेशन मत करना, है ना। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, उसको होशियारी लगा के कर रहे हैं, क्योंकि वो कैंसिल ही होने वाला है, तो उसको क्यों अपन डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वो दिमाग लगा के सॉल्व कर रहे हैं। हाँ बस केवल रेडियस का स्क्वायर है, केवल सर्कल है। तो अदरवाइज अगर कुछ भी दे सकते हैं आपको, शेप बोले पाइप कैसा है, रेक्टेंगल टाइप का है, तो रेक्टेंगल टाइप का है तो भी वही चीज लागू होगी उसमें, तो ठीक है। अच्छा तो A1 V1 इज इक्वल टू कितना, A2 V2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लोगे तो आपको मिल रहा है आसानी से कितना, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कर लिया, 1 इंटू V2। सारी यूनिट सेम थी मीटर पर सेकंड वगैरह में, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। मतलब आपने इसको 5 गुना कम किया तो 10, खैर ये 2 था तो वो अकॉर्डिंगली उसका मल्टीप्लाई होके आ गया। यहाँ से पता चलता है कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो V होगा ना, ये तो डायरेक्टली होगा ना। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली इनवर्सली, हाँ नहीं वो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो V होता। अरे ये A1 है, इधर क्या है V1, इधर डायरेक्टली मत समझना हो, क्योंकि ये 1 वाले का 1 किसके साथ में, किसके साथ में, उसके खुद के ही साथ में। तो वो जब डिवाइड में जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा, मतलब इसको ऐसा समझ लो, या तो ये ऐसा हो गया A इंटू वी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सम कॉन्स्ट, मतलब इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट ले लो के, क्या कर लोगे, कांस्टेंट ले लोगे के। दूसरी बार में भी वेलोसिटी आपकी बदली, मान लो एरिया तो वही है, तो इसका अगर A1 V1 और सेम फ्लूइड अगर आपके दूसरे एरिया से जा रहा है A2 V2, तो भी कितना के, कांस्टेंट सेम है, के इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब के दोनों सेम है तो क्या होगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है ना। मतलब वहाँ से इसको डिराइव नहीं करते हैं, ये तो एक्चुअली यहाँ से नहीं करते हैं, ये मैंने बताया। मतलब अब इसको इस स्टेटमेंट से लेके ये नहीं देते हो, इसका डेरिवेशन अलग है, उससे ये बताते हो। समझ में आ रही बात। जैसे बाकी डेरिवेशन क्या है, डायरेक्टली बोलते हैं कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो ये वैसा नहीं है। मतलब इसमें पहले ये कंक्लूजन निकला, उसके बाद फिर ऐसा बोला गया है। तो इसका डेरिवेशन 2 लाइन का है जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको हटा दो, उसको नोट नहीं करना ऐसे। हाँ एक लाइन नोट कर सकते हो कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है ना। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब इसका कंक्लूजन पूरा उसमें आ गया, ठीक है। जैसे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 किया था अपन ने, क्लियर है ना। तो ठीक वैसे ही क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। अब मान लेते हैं कुछ डेल्टा टी टाइम में इधर का एरिया A1 है। सबसे पहले इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। समझ गए। वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। समझ गए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास की जगह तो मास रखा और वॉल्यूम की जगह मैं ये चीज रख सकता हूँ, ठीक है। तो एरिया इंटू क्या, लेंथ। मतलब मेरी जैसी मर्जी है, जो मर्जी है, मैं यहाँ पर इसको यूज करूंगा डेरिवेशन करने के लिए, ठीक है ना। मतलब टू डिराइव दिस इक्वेशन, उसको हम इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। तो नाउ हाउ टू स्टार्ट विद दिस। अब मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम में इसने कुछ यहाँ से लेकर मास, पर्टिकुलर ये जो मास था यहाँ से शुरू हुआ और कितना मास आया यहाँ पे आया, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। और वेलोसिटी कितनी थी इसकी, यहाँ से जब निकल रहा था तो कितनी, v1 वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है, v1 वेलोसिटी। मतलब ये जितना अपन ने ये हिस्सा लिया है, ये इस समय पूरे में वेलोसिटी कितनी है, v1।
हो सकता है कि वेलोसिटी क्या हो, हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ बदले, पर अपन ने क्या किया है, अच्छा यहाँ पर अपने कितने पॉइंट होते थे, केवल 2, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये पॉइंट। अपन इसके बीच की कहानी की बात नहीं कर रहे हैं, इसके बीच में हो रहा होगा कुछ भी, पर जनरली जो फ्लूइड इधर से अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो यकीन मानो ये कितनी वेलोसिटी से बहेगा, सेम वेलोसिटी ही बहेगा। अगर इसको चपट दिया, पिचक दिया, तो फिर अपन वेलोसिटी इस पॉइंट की और इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, बस सेम चीज वहां पे, कि ये हो सकता है कि पिचका या फिर या क्या हो गया, आपने मोटा कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कितना मास बहा आपका डेल्टा टी टाइम में। अच्छा, ये किस पे आधारित है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है। किस पर आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब कि भाई अगर डेल्टा टी टाइम में जितना ये हिस्सा यहाँ पे आया, उतना ही हिस्सा ये चीज यहाँ पर भी आएगा, समझे। अच्छा बताओ मुझे, ये लेंथ कितनी बनेगी यहाँ से, ये लेंथ कितनी बनेगी, व्हाट विल बी दिस लेंथ, कैन यू फाइंड आउट दिस लेंथ, बहुत आसानी से। लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो बोल तू बोला, हाँ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अपन ने कितनी ले रखी, v1, ठीक है, स्पीड कितनी है v1। टाइम हमारा कितना है, डेल्टा टी, बहुत ही छोटा टाइम है, तो टाइम की जगह क्या रखेंगे अपन, डेल्टा टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है हमारा, l। समझ में आया, तो लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गया, v1 डेल्टा टी। लेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया, v1 डेल्टा टी। कोई दिक्कत। अच्छा, डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हो जाएगा, ऐसा भी तो होगा ना कि डेल्टा टी टाइम में कुछ वॉल्यूम भी तो बहेगा। पढ़ा है ना अपन ने क्लास 10th में कि बताना है कि 1 मिनट में कितना वॉल्यूम फ्लो हो जाएगा, 2 मिनट में कितना वॉल्यूम फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते थे कि उसके करस्पॉन्डिंग जो भी लेंथ बन रहा होता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एरिया बन रहा होता था, उसका क्या करते थे, पर्टिकुलर मल्टीप्लाई कर देते, एरिया इंटू लेंथ। एक क्वेश्चन था उसमें, ठीक है ना। तो मैं कहूँ कि भैया वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट इंटर्स इन डेल्टा टी, या फिर ऐसा बोल दो, ये मतलब एक ऐसा समझ लो, ये इंटर कर रहा है ना डेल्टा टी टाइम में, ये क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है। तो अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटर इन डेल्टा टी टाइम, इसको हटा दें, यहाँ से हटा देते हैं, तो कितना आएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटर इन डेल्टा टी टाइम। डेल्टा टी टाइम में कितना फ्लूइड इंटर कर गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया मैंने। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया की जगह कितना, एरिया ही लिख दो अभी, तो एरिया इंटू लेंथ की जगह क्या रखोगे, अच्छा v1, पहले वाले का एरिया भी तो a1 है, तो a1 इंटू v1 डेल्टा टी। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझे, बिल्कुल भी नहीं आया। अच्छा, मास अगर वॉल्यूम निकल गया तो मैंने बताया ये कौन से लॉ पर आधारित है, मतलब मुझे क्या निकालना है, अगर वॉल्यूम निकल गया तो मास निकलेगा। हाँ, डेंसिटी पता हो तो, डेंसिटी तो पता ही है सबकी, हाँ, क्या निकलेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना निकल गया, डेंसिटी मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को हमने शॉर्ट में DEN लिखा है, वॉल्यूम डेंसिटी की जगह मैं क्या रखूं,
रो इंटू वॉल्यूम की जगह क्या रखें अपन, A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी, समझे? यस सर। कोई दिक्कत है? ये अपन किस पॉइंट पे ले रहे हैं, 8.1, या फिर ऐसा समझ लो कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटर इन अ टाइम, मतलब ये इंटर का ले लिया अपन ने कि ये वॉल्यूम इतना क्या करेगा, इंटर करेगा। अगर इतना वॉल्यूम इंटर करेगा तो इतना मास इंटर करेगा। आपको रो देंगे, टाइम देंगे, आपको ये क्वेश्चन बन गया, एक न्यूमेरिकल बन गया, आप वैल्यू यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हैं। अच्छा, कितना मास लीव करेगा, अगर मुझे इक्वेशन बनानी है कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लीव इन डेल्टा टी टाइम, कितना मास लीव करेगा बताओ? वहाँ पर A2 आ जाएगा और जितना मास इधर से घुसा उतना ही तो जाएगा, क्योंकि टाइम क्या है, सेम है। नहीं समझे? टाइम क्या लिया अपन ने, सेम लिया। अभी मैंने तुमको बताया था ना, 1 मिनट में जितना इधर से फ्लो होगा उतना ही उधर से बाहर होगा, 100%। आप पाइप को पतला करो या ना, पतला करोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि उसमें तो घुस गया पानी, 1 मिनट में निकलना ही पड़ेगा उसको, नहीं तो पाइप क्या हो जाएगा, फट जाएगा, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा वो। ठीक है ना? आप मतलब पतला करोगे और मान लो उधर जगह ही नहीं है, तो इधर से तो पानी देते जा रहे हो, तो पाइप क्या होगा, अगर क्या स्ट्रेंथ ज्यादा होगा पाइप का तो पाइप का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो ही तो नहीं फटेगा ना। फिर भी आपको पता है कि भाई मैं तो एक समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, हमेशा मान रहे हैं कि पाइप नहीं फटेगा, हम तो केवल ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भैया पानी भी चला जाएगा, जितना हम पतला करेंगे उतना जेट के थ्रू और उतना आगे तक भी चला जाएगा। ठीक है? तो अल्टीमेटली बिल्कुल अल्टीमेटली वही होगा कि अगर ये लीव कर रहा है तो सीधे सीधे मैं इक्वेशन लिख लूँ कि कितना मास लीव कर रहा है, सेम मास लीव करेगा। m इज इक्वल टू कितना होगा, रो इंटू A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी। नहीं समझे? क्या डेंसिटी बदल जाएगी? नहीं। क्या एरिया बदल जाएगा? हाँ, क्योंकि एरिया उस तरफ का हो गया, कितना इंटर लीव कर रहा है वहां का क्या पता क्या एरिया है, सेम हो तो सेम रख लेना। ठीक है? क्या ये वॉल्यूम है हमारा ना, सॉरी वेलोसिटी, वॉल्यूम को तो VOL लिखा है, क्या वेलोसिटी बदल जाएगी? हाँ, क्योंकि आपने उसको पाइप को मोटा या पतला किया, हो सकता है सेम हो तो सेम रख देना, उससे क्या फर्क पड़ता है कि मास तो उतना निकलेगा उसके अकॉर्डिंग। और डेल्टा टी जितना टाइम में था, मतलब ये जो अमाउंट लीव करने वाला है सेम चीज बाहर निकलेगी। ये भी अमाउंट क्या होगा, जितना अमाउंट यहाँ पे भरा था ये चीज क्या अब करेगी, अब बाहर फेंकाएगी। ठीक है? मतलब दोनों मास क्या है, बराबर है, इक्वेट कर दो दोनों को, 1 और ये 2, इक्वेट 1 and 2, दोनों को इक्वेट करो तो क्या हो गया, रो A2 V2 डेल्टा टी इज इक्वल टू रो A1 V1 डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल, रो से रो कैंसल, और ये आ गया आपका A2 V2 इज इक्वल टू A1 V1। Hence proved, this is called the equation of continuity। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, मतलब आप इसकी इससे वेलोसिटी निकाल सकते हो। अच्छा, अगर इसमें शहद भर दोगे तो वो चीज़ फॉलो नहीं करने वाला, कारण क्योंकि वो विस्कस होता है। अपन ने शुरू में बात की थी कि अपन ये जो बात कर रहे हैं वो फ्लूइड क्या होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए ना। मतलब अगर आप इस यहाँ पर डेंसिटी में ज़्यादा कर दोगे तो वो चिपक ही जाएगा उसमें, क्योंकि विस्कस का मतलब ही होता है, शहद हो गया या आपने ऑयल भरा, ऐसी चीज़ें जो विस्कस है, ठीक है, कम होती है, बट कंपैरेटिवली रिजल्ट आपको वाटर से क्या मिलेंगे, अच्छे नहीं मिलेंगे। वाटर का रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, सबसे बेस्ट मिलेगा आपको। मतलब ये आपको फॉलो करती हुई नजर आएगी। मतलब आप इधर से वेलोसिटी नाप लो, इसका एरिया देख लो, और उधर से वेलोसिटी नापो, तो आपको ये इक्वेशन फॉलो होती नजर 100% आएगी। थोड़ा बहुत हाव स्वभाव एरर होगा, जैसे इधर अपन कितने से भेज रहे थे, 5 से, कितने मीटर पर सेकंड से भेजी थी, 2 से भेजी थी, और उधर कितनी निकली, अपनी पतला कर दिया तो 5 कर दी, 5 10 मिला। हो सकता है 10 की बजाय वो कुछ 9 मिल जाए, अब एरर वगैरह थोड़ा तो रहेगा, पर जो बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल करेगा तो उसका 9.5 तक भी अचीव हो जाएगा, एकदम 10 तक तो नहीं, फिर भी अपना वो फॉलो करता है इक्वेशन। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की
क्लियर हो गई? इससे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो ये अपन ने यूज़ किया हुआ है, ये याद रखना, इसका जो हमारा स्टेटमेंट है a1v1 इज इक्वल टू a2v2, ये हम इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसा बर्नौलीज थ्योरम में यूज़ करेंगे, टॉरिसोलीज वगैरह में यूज़ करेंगे। क्या स्टेटमेंट क्या है? a1v1 इज इक्वल टू a2v2। अब बर्नौलीज थ्योरम नेक्स्ट।